नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बात करूंगा आपको आजमगढ़ से लेकर रामपुर से लेकर और फिर ले चलूंगा मैं आपको दिल्ली और दिल्ली के अंदर बन रही साजिशों की बात करने के लिए। सारा कुछ है। अब मैंने सोचा आज एक साथ आपसे बातचीत की जाए। बातचीत की शुरुआत की जाए महाराष्ट्र से। मोदी जी का जबरदस्त दांव। मोदी जी नाराज मत हो जाइएगा, वो कहेंगे शिवसेना की आपस की लड़ाई है, मेरा नाम क्यों लेते हो तुम लोग बार बार। लेकिन देश में जो राजनीति का आप लोगों ने, आपने और अमित शाह जी ने जो जाल बिछाया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। मुझसे एक दो लोग, मैंने डिबेट रखी थी, उसमें लोग कह रहे थे कि भाई बीजेपी खत्म करने देना चाहती है विपक्ष को, तानाशाही है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे राम राज्य की स्थापना करने और भजन करने नहीं आई है, वो राजनीति करने आई है। और जो भी राजनीति करती है वो यही करती है कि वो विपक्ष को खत्म करती है। लेकिन विपक्ष को खत्म करने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है वो गजब है। दिखा दिया उसने कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है और सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। 2024 आने वाला है, कुछ ही समय है, 1.5-2 और ये 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 ये विजय रथ जो है, अगर विजय रथ रुक गया तो कई राज्यों में परेशानी आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सामने परेशानी ये है कि अभी गोदी मीडिया ने उनका गुब्बारा फुला रखा है, तो आम आदमी को हकीकत पता नहीं है कि हकीकत चल क्या रही है। फ्री के राशन कार्ड ने झोली भर भर के वोट दिला दिए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, स्कीम बहुत सुपर डुपर हिट रही है, लेकिन सरकार का खजाना खाली हो गया है। एक खबर आई थी कि प्रधानमंत्री के साथ जो सचिव लोगों ने मीटिंग करी थी और उन्होंने कहा था कि अगर ये फ्री राशन व्यवस्था जारी रही तो हमारी हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, मतलब हम लोग भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। आर्थिक स्थिति खराब है, तभी सेना में 4 साल की भर्ती का कार्यक्रम निकाला गया। मैसेज था युवाओं को हम नई ताकत देंगे, युवाओं में अच्छा मैसेज देंगे, लेकिन उल्टा पड़ गया। कहा जाता है ना, गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले लग गए, तो वो रोजे गले लग गए हैं। तो अग्निवीर, अग्निपथ मैं देख रहा था 3 दिन से लगातार चैनलों पे कुछ चल नहीं रहा था। असल में गोदी मीडिया की मजबूरी हो जाती है, उनका बस चलता तो वो एक लाइन भी ना दिखाते। मगर देश भर में जिस तरह ये आंदोलन उग्र हो रहा था, जिस तरह से नौजवान आ रहे थे सड़कों पर और 1.5-2 दर्जन ट्रेनों में आग लगा दी, 300-400 करोड़ की सरकारी संपत्ति जला दी, बहुत गुस्से में थे नौजवान। तो ये इतनी हिम्मत नहीं थी गोदी मीडिया की चैनलों की कि वो खबर को दिखाए ना, दिखाना मजबूरी थी। वो जान रहे थे नहीं दिखाएंगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन जब दिखाए तो बाकी खबरें पीछे जा रही थी, माहौल खराब हो रहा था। तो मैं 2 दिन से सोच रहा था कि अब कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाएगी जिससे ये अग्निवीर और अग्निपथ गायब हो जाएंगे। आज सुबह उठा तो महाराष्ट्र का संकट चल रहा था कि शिवसेना के विधायक गायब हो गए। तो मुझे हंसी आई, मैं कहा चलो ये तो अच्छा है कि बात नेताओं पर बीत रही है। मैं तो ये भी डर रहा था कि जब इस तरह का बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, सरकार के खिलाफ होता है, तो कई अशुभ समाचार भी आ जाते हैं। कभी बॉर्डर पे कुछ हो जाता है, कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है, लोग कहते हैं ये सब ध्यान भटाने की चीजें हैं, कहीं हिंदू मुसलमान हो जाता है। तो अच्छा है नेताओं पे बीती। शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी अपने विधायक लेकर निकल दिए गुजरात, सूरत में संधि वार्ता और सब चल रहा है। हालांकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अशोक वानखेड़े जी, और महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार गिरेगी नहीं, क्योंकि जितने लोग गए हैं दल विधेयक में वो अयोग हो जाएंगे, और जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो शरद पवार का एकदम दाहिना हाथ है, तो उद्धव सरकार इतनी आसानी से जाएगी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को निपटाया जाए। पहले टारगेट पे है राहुल गांधी, और जो ईडी ने राहुल गांधी का हाल किया है उसने दिखा दिया कि अपने सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी होता है उसको निपटाया कैसे जाता है। पहले तो देख लीजिए, ये सीबीआई और ईडी का खेल इस देश में लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, कांग्रेस ने भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनसे, अमित शाह जी ने, सबसे सीबीआई ने पूछताछ करी, लेकिन इतना लंबा ईडी ने आज तक पूछताछ किसी से नहीं करी। नेशनल हेराल्ड की जमीन के मामला है, आप सोचिए कितना बड़ा मामला होगा। 50, 100, 200 करोड़ का जमीन बिकी, जमीन के पेपर हैं। आप इस संबंध में किसी व्यक्ति से कितनी देर पूछताछ कर सकते हैं?
आप कहेंगे 2 घंटे 3 घंटे। आपको एक एक पेपर पता है ईडी को कि भाई यहाँ का ट्रांजेक्शन यहाँ हुआ, यहाँ का ट्रांजेक्शन यहाँ हुआ। तो आप एक नेता को बुलाएंगे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी से पता है कितनी बात हो चुकी है? 5 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 15 घंटे नहीं, 30 घंटे नहीं, 40 घंटे नहीं, लगभग 50 घंटे तक, लगभग 50 घंटे तक ईडी के अफसर राहुल गांधी को बुलाते रहे और उनसे पूछताछ करते रहे। सारी पूछताछ, सारी जानकारियां वो हैं जो 2 घंटे में खत्म की जा सकती हैं। पूछताछ का मकसद कुछ और है। पूछताछ का मकसद यह है कि राहुल गांधी घर से चले और गोदी मीडिया चिल्लाना शुरू करे कि राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया। गोदी मीडिया के चैनल पर चलने लगे भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए राहुल गांधी। गोदी मीडिया के एंकर चिल्लाने लगे कि नेशनल हेराल्ड में मां बेटी की थी भूमिका। गोदी मीडिया के एंकर चिल्लाने लगे अब कांग्रेस डूब जाएगी। मकसद यह है कि राहुल गांधी को थका दो, कांग्रेस को जनता की नजर में भ्रष्टाचारी साबित कर दो, और जब कांग्रेस भ्रष्टाचारी साबित हो जाएगी तो जो देश भर में माहौल बन रहा है सरकार के खिलाफ, वो माहौल खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने कम से कम क्षेत्रीय दलों को निपटा लिया है, डरा लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश उदाहरण है, मायावती जी वही करती हैं जो बीजेपी चाहती है। कहा जाता है यादव परिवार पर भी ईडी सीबीआई की निगाह टेढ़ी है, शिकंजा वहां भी रहता है। तो चाहे स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव हो, ईडी का और सीबीआई का डेरा हर तरफ जारी रहता है, प्रेशर रहता है। इन सब में, सबके बीच में अगर देश में कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करता है तो उसका नाम है राहुल गांधी। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी पार्टी का वजूद है बीजेपी के अलावा तो वो है कांग्रेस पार्टी। तो जाहिर है रीजनल पार्टी के नेता अपने अपने कर्मों, अपने अपने कुकर्मों से इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं, ईडी सीबीआई उनके पीछे खड़ी है, तो वो एक डिस्टेंस के साथ प्रधानमंत्री पे या बीजेपी पे हमला करते हैं, जिससे उनका भी काम चल जाए और बीजेपी आहत ना हो, प्रधानमंत्री के दिल पर कोई बात ना लगे। इसे सुविधा की राजनीति कहते हैं, और ये सुविधा की राजनीति हर तरफ होती है। आपको याद होगा 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने गई तो एक सीडी जारी हुई थी। बीजेपी ने कहा था दामाद जी की सीडी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दामाद जी की सीडी बंटवाई गई थी। दामाद जी मतलब समझ गए होंगे आप, प्रियंका जी के पति रॉबर्ट वाड्रा। और ये कहा गया था कि अगर सरकार बनेगी तो रॉबर्ट वाड्रा तो जेल जाएंगे। 7 साल होने जाएंगे थोड़े दिन बाद, रॉबर्ट वाड्रा कभी भी जेल नहीं गए। राहुल गांधी भी जेल नहीं जाएंगे। अगर जेल भेजना होता तो 2 घंटे 4 घंटे की पूछताछ के बाद भेज दिया जाता, मगर राहुल गांधी से 50 घंटे 70 घंटे 80 घंटे की पूछताछ चलेगी, और फिर यही नंबर सोनिया गांधी का लगेगा। 40 घंटे 50 घंटे 60 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ चलेगी, बार बार बुलाया जाएगा, बार बार चैनल पे चिल्लाया जाएगा। देश के जनमानस में कांग्रेस को बेईमान साबित करना है, इसकी रणनीति में पूरी पूरी पार्टी, पूरी पूरी ईडी, पूरी पूरी सीबीआई डटी हुई है। ईडी इतनी काबिल संस्था है कि जितने केस दर्ज किए हैं इसने, उनमें से लगभग शायद 3% के आसपास केसों में ही सजा हुई है। 97% केस या तो चल रहे हैं या छोड़ दिए गए हैं। मतलब सबसे खराब एजेंसी मानी जाएगी, जो कुछ नहीं कर पाई वो ईडी है, लेकिन मानसिक दबाव बनाने के लिए, मीडिया में फजीयत कराने के लिए, जनमानस में संदेश देने के लिए ईडी बड़ी कामगर साबित हो रही है। ईडी का काम है लगातार गांधी परिवार को बुलाओ, तमाशा कराओ, चैनल पे चलवाओ और जनमानस में गांधी परिवार के बारे में इमेज खराब करो। ये चल रहा है। बीजेपी के बहुत बड़ा धड़ा उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने को बेताब है। उनको लगता है कि 2024 में अगर 2 लोगों को काबू नहीं किया गया, 2 गलती से कह रहा हूं, 3 लोगों को काबू नहीं किया गया तो नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा। पहला उद्धव ठाकरे, दूसरा ममता बनर्जी और तीसरा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से रिश्ते आजकल इलू इलू टाइप के नहीं चल रहे हैं, सास बहू वाले चल रहे हैं। कब कौन किसके लिए क्या पलड़ी मार दे कहना मुश्किल है। जिस तरह अग्निवीर योजना को लेकर बिहार में आंदोलन खड़ा हुआ, उससे तरार और बड़ी नजर आ गई। ममता बनर्जी बीजेपी के लिए दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी के आगे कोई चलती नहीं है। ईडी
काम भर का परेशान कर चुकी ममता बनर्जी के भतीजे को, लेकिन ममता है कि वो डरती नहीं है, मुकाबला कर रही है। और बंगाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया है। सभी मान रहे हैं कि जितनी सीटें बीजेपी को 2019 में मिली थी उस बार शायद उतनी ना मिल पाए और संख्या काफी कम रह जाए। महाराष्ट्र में भी डर यही है कि अगर ये महाअघाड़ी सम्मेलन चलता रहा, संगठन चलता रहा, सरकार चलती रही तो बीजेपी के लिए परेशानी हो जाएगी। लिहाजा महाराष्ट्र को कमजोर करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। तो जाहिर है कि ईडी हो, सीबीआई हो, कोई और माध्यम हो, पूरे कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को बीजेपी घेरेगी और घेरना भी चाहिए, राजनीति इसी का नाम है। लेकिन ईडी सीबीआई का इस तरह इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया जैसा इस सरकार ने करके दिखा दिया। ये भी एक नई तरह की राजनीति है। मनमोहन सिंह भी कर सकते थे, गांधी परिवार भी कर सकता था, लेकिन हर बार चलन नया होता है। दूसरी इमरजेंसी है, दूसरा आपातकाल है या दूसरा इस्तेमाल करने का तरीका है सीबीआई ईडी का, वो सरकार कर रही है, बखूबी कर रही है। बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं और बड़ा ताज्जुब है, आजमगढ़ और रामपुर दो जगह लोकसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी का नाक का सवाल बना हुआ है। आजमगढ़ अखिलेश यादव ने खुद सीट छोड़ी थी और रामपुर में आजम खां का परिवार मालूम है उनका गढ़ रहा है। दोनों जगह चुनाव प्रचार करने अखिलेश यादव एक भी दिन नहीं गए। अब इसे आत्मविश्वास कहा जाएगा या आत्मघाती कदम कहा जाएगा, ये तो नतीजों के बाद आएगा। समाजवादी पार्टी के खेमे का कहना है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव इतने निश्चिंत है कि हम जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने भाई को धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करने की एक दिन भी जरूरत महसूस नहीं करी और रामपुर उन्होंने आजम खां को हाथ में दे दिया। बीजेपी हमला कर रही है, वो कह रही है कि सपा को लगता है आजमगढ़ तो हम हार ही गए, इसलिए डर के मारे नहीं आए। मायावती बीजेपी की पूरा सपोर्ट कर रही है आजमगढ़ में। मुस्लिम मतों के बंटवारा है वहां पे। बीएसपी कैंडिडेट जमाल गुड्डू कस के मुस्लिमों में पैठ बना रहे हैं। उनको लग रहा है अगर मुस्लिम वोट ही उनको मिल गए तो एक नया समीकरण बन सकता है। धर्मेंद्र यादव दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आजम खां का वहां जाना, प्रचार करना समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इन दोनों सीटों पे सबकी निगाह लगी हुई है, क्योंकि ये दो सीटें जो भी जीतेगा उत्तर प्रदेश में उसका वर्चस्व और मजबूत होगा। योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह चुनाव प्रचार करके आए हैं। अब बात करता हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पे, अग्निवीर और अग्निपथ की। कल रात तक ये आंदोलन बहुत तेज चल रहा था और आज सुबह से सारे टीवी चैनल पे गायब हो गया। मैंने आज सुबह वीडियो डाला था कि क्या ये अग्निवीर अंबानी और अडानी के लिए तैयार किए जा रहे हैं, और मैंने लॉजिक से कहा था, आप उसमें मेरे ऊपर आज सुबह का वीडियो लिंक देख रहे हैं, जो लिंक में आप जाएंगे तो ये सुबह का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने विस्तार से कहा था कि क्या ये अग्निवीर अंबानी के लिए तैयार हो रहे हैं। हम मेरी बात की पुष्टि देखिए सेना के इस बड़े अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और कहा कि अगर ये लोग जब अंबानी और टाटा बाकी जगह जाएंगे तो फिर इनका बहुत प्राथमिकता दी जाएगी। सुनिए वीडियो। तो 4 बालक में से बोल रहे हैं एक ले रहे हैं और बाकी तीनों को इतना होनहार बना रहे हैं, उनका रिज्यूमे इतना यूनिक करेंगे कि वो आगे आने वाले टाइम पे, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, उनको मेरे हिसाब से तो पूरी बाजू खोल के इनवाइट करेगा। सुना आपने, सेना के अफसर को अंबानी याद आ गया। अडानी भैया बुरा मान गए होंगे कि मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने, गेम तो बड़ा मेरा है, आजकल मैं ज्यादा दांव चलता हूं। तो जाहिर है कि आज जो महाराष्ट्र का प्रदर्शन था और मीडिया चैनलों को जब ऊपर से हिदायत आती है, गोदी मीडिया के जब कान उबेड़े जाते हैं, तो फिर वो वही करता है जो उनके आका यानी दिल्ली दरबार कहता है। और दिल्ली दरबार ने कहा कि अब अग्निपथ और अग्निवीर की खबरें ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, तो गायब हैं। ये तो राजनीति का जुमला। मुझे यकीन है कि आपको 4PM न्यूज नेटवर्क पसंद आता होगा। दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, आपका सहयोगी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत बहुत शुक्रिया।